नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात मिशन 2024 की। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। आज बीजेपी मुख्यालय में सभी केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्रियों को 144 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। ये वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी 2019 में लोकसभा चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर आई थी। आज मंत्रियों से इन्हीं 144 लोकसभा सीटों के बारे में फीडबैक लिया गया। उधर दूसरी तस्वीर, अरविंद केजरीवाल कल से अपना मेक इंडिया नंबर 1 मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने जन्म स्थान हिसार के सिवानी गांव से इसकी शुरुआत करेंगे। विपक्ष पर वार करते हुए आज अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले 75 सालों से इन्हीं नेताओं और पार्टियों की वजह से देश पिछड़ा रहा है। पूरे देश को इस आंदोलन से जोड़ने की कोशिश करूंगा। और बात अब कांग्रेस की। कांग्रेस के राहुल गांधी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। पार्टी ने नारा दिया है, मिले कदम जुड़े वतन। 150 दिन में 3570 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी। राहुल गांधी के साथ 100 यात्री हर दिन 22 से 25 किलोमीटर चलेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि यात्रा उनके लिए तपस्या जैसी है। इस समय हमारे बटे हुए देश को एक करना है। लेकिन विपक्ष को एक साथ लाने से पहले भिन्न भिन्न नेताओं से मिलते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। वो दिल्ली के दौरे पर हैं। उनका कहना है कि विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर 2024 चुनाव में विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी को 50 सीटों तक समेट सकते हैं। अपनी इस मुहिम के तहत आज नीतीश कुमार सीताराम येचुरी, डी राजा, अरविंद केजरीवाल से मिले। ओम प्रकाश चौटाला से भी मिल चुके हैं। वो मेदांता अस्पताल में दाखिल मुलायम सिंह यादव से भी मिले हैं। अखिलेश यादव बताया जा रहा है वहीं पर मौजूद थे। तो ये मुलाकातें हो रही हैं। कल उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जेडीएस नेता कुमारस्वामी से भी मुलाकात की है। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं सीताराम येचुरी जी, महासचिव सीपीएम हमारे साथ हैं। येचुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आज नीतीश कुमार के साथ जो बैठक हुई, किन पहलुओं पर चर्चा हुई? नहीं, मुख्य पहलू तो यही था कि आज के दिन जिस तरीके की आक्रामकता के साथ हमारे संविधान के ऊपर और संवैधानिक अधिकारों के ऊपर जो हमला हो रही है, उसे आज हमारे देश को बचाना, इस संविधान की संरक्षण करने की ज़रूरत है। और एक चरित्र जो हमारे भारत का है, जो एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज है भारत, उस चरित्र को आज बचाने की ज़रूरत है। और इस मकसद को आगे ले जाने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां, धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक पार्टियां, उन सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है कि आज भारत के संविधान और उसकी चरित्र को बचाना है। नीतीश कुमार कई नेताओं के दलों से मिल रहे हैं। आपका क्या आंकलन है इस प्रयास का? जी, आंकलन हम समझते हैं कि बहुत पॉजिटिव है। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी आज हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था और अपने देश के गणराज्य का जो चरित्र है, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, वो सब इकट्ठा होंगे। और वो ज़रूरी है। आज के दिन हम समझते हैं कि अपने भारत को बचाना है, ताकि आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत का निर्माण करना है, जहाँ पर नफरत और हिंसा की राजनीति जो है वो नहीं चल सकती है। जी येचुरी जी, वाकई में ये सही है कि जनतांत्रिक मूल्यों को बचाना है, लेकिन सभी नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अब अगर हम अरविंद केजरीवाल पे मैं आपसे समझना चाहूँ, वो मेक इन इंडिया नंबर 1 का मूवमेंट कल से शुरू कर रहे हैं। मिले हैं नीतीश कुमार से, लेकिन वो अपने दम पर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 75 सालों में सभी दलों पर उन्होंने आज निशाना साधा है। कैसे देख रहे हैं आप उनके इस प्रयास को? जी देखिए, हर पार्टी अपने अपने अलग तरीके से अपने प्रयास करते रहेगी। कल से कांग्रेस पार्टी भी शुरू कर रही है अपने भारत जोड़ो यात्रा। हमारे पिछले कल
हमारे ट्रेड यूनियन, हमारे किसान सभा और बाकी जन संगठनों सब मिलकर एक ऐलान किए देशव्यापी आंदोलन का आम जनता के सवालों के ऊपर और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए। तो वामपंथी ताकतें और लाल झंडे भी मैदान में नजर आएंगे आने वाले दिनों में। कांग्रेस का तिरंगा भी नजर आएगा आपको, और केजरीवाल साहब की आपका भी मुहिम चलेगी। और हम समझते हैं कि कई सारे और प्रांतीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो इस तरीके से मुहिम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा इस तरीके से मुहिम होंगे उतना ही ज़्यादा आम लोगों से जुड़ पाएंगे, और उनके अंदर जो भ्रम है और एक डर सा वातावरण जो है नफरत और हिंसा के राजनीति के चलते हुए, उसको तोड़ने में कामयाबी होगी, और वो बहुत ज़रूरी है हमारे देश के हित में। जी, मैं आपसे, आपने कांग्रेस की भी भारत जोड़ो यात्रा का आपने भी जिक्र किया, लेकिन तमाम जो दल है अपने अपने खेमे में अपने अपने तरीके से ये कर रहे हैं, अपने आंदोलनों को आगे बढ़ा रहे हैं, एकजुट नहीं है, क्या उसकी जरूरत है? कि बिल्कुल है, क्योंकि अलग अलग दलों के अलग अलग जो है उनके सामाजिक प्रभाव है, और इन सभी सामाजिक प्रभावों के जो लोग हैं, हमारे साथ जो मजदूर जुड़ा हुआ है, गरीब किसान जुड़ा हुआ है, किसान और खेत मजदूर जुड़ा हुआ है, और बाकी मेहनत कर जनता जुड़े हुए हैं, उन सबको भी लामबंद करके सड़कों पे ले आना है। आज हमारे देश के अंदर ये संवैधानिक गारंटी जो हमें देती है संविधान हमारे जनवादी अधिकारों का, उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, और हमारे बराबरी का जो अधिकार जो आज संविधान देता है हमें, हिंदू हो या मुसलमान हो, ब्राह्मण हो या दलित हो, महिला हो या पुरुष हो, इसको अगर बरकरार रखना है तो सबको उतरने की ज़रूरत है ज़मीन पर, और अलग अलग तरीके से हमारे जो इन्फ्लुएंस में जो है लोग, उन सबको जो है लामबंद करके उतारेंगे। ये हम समझते हैं कि बहुत ही सकारात्मक काम हो रहा है। येचुरी जी, आप इतने वरिष्ठ नेता, आपका क्या आंकलन है, विपक्ष में कौन सा नेता आपको इस समय मजबूत ज्यादा नजर आ रहा है जो सबको जोड़ सके? देखिए, वो सवाल आएगा जब समय आएगा उसका। वो हर समय आप भी थोड़ा पीछे हटकर हमारी देश की राजनीति की इतिहास के पन्ने छोड़े पलटिए। जब भी बदलाव आया, जब भी सरकार बनी केंद्र में, वो सरकार जो गठबंधन बनाती है सरकार को, वो गठबंधन बनी है चुनाव के बाद। पिछले 3 ही उदाहरण लो, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। 96 में संयुक्त मोर्चा जो सरकार जो बनाई थी, देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री जब बने, वो मोर्चा बना चुनाव के बाद। 98 में जब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री बने, वो एनडीए बना चुनाव के बाद। 2004 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, वो यूपीए का गठन हुआ चुनावों के बाद। तो ये जो सिर्फ परंपरा ही नहीं है, ये अपने देश की इतिहास है, और एक खास कारण से वजह से जो विविधता है देश में, जो अलग अलग पार्टियों के अलग अलग प्रभाव अलग अलग प्रांतों में है, वो सब जब समेटेंगे आप, जब सबको इकट्ठा करेंगे आप, उसके आधार पर वो जो नेता है वो उभर कर आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री पद की बात नहीं कर रही थी, मैं यही आपसे आंकलन सोच रही थी समझना कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, एक तरफ नीतीश कुमार हैं। अच्छा। तो उस लिहाज से आप किसको मजबूत मान रहे हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि समय के साथ ही शायद ये साफ हो पाएगा। बिल्कुल समय के साथ ही सब कुछ साफ होगा। एक सवाल बीजेपी पर भी, बीजेपी केंद्र में जिस तरह से उसकी सत्ता है, और आज भी तमाम विपक्षी दल अपना योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी जिन सीटों पर दूसरे तीसरे नंबर पर रही, उसके लिए वो मेहनत करने पे लगी हुई है। वो जिस तरह से मेहनत कर कर अपने प्रयास कर रहे हैं, उसको आप चुनौती कैसे देंगे? देखिए, वो एक ही चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं, वो ये है कि एक नया उसूल ले आ रहे हैं देश की राजनीति में कि आप चुनाव हार भी जाए लेकिन सरकार बीजेपी बनाएगी। तो वही है उनकी स्ट्रैटेजी, उसी पर वो काम कर रहे हैं।
और यही आप देखिए कहाँ से शुरू करें आप गोवा को ले लीजिए, कर्नाटका को ले लीजिए, मध्य प्रदेश को ले लीजिए, या अब महाराष्ट्र को ले लीजिए, तो सब जगह पर उनका यही एक ही है उनकी स्ट्रैटेजी जिस पर काम चल रहा है, किस तरीके से दूसरे पार्टियों के विधायकों को, सांसदों को तोड़े, अपना कोई आधार नहीं, दूसरों के जो जीते हुए उनको तोड़कर अपनी सरकारें बनाए, और इसी को देश की जनता ने नकारेगी आने वाले दिनों में। ठीक है येचुरी जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कविता कृष्णन को लेकर। वो है तो CPI-ML की, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि वो अपने सब तमाम पदों से त्यागपत्र देती हैं। वो कहती है कि जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स सिर्फ हमारे देश में ही इनको नहीं आलोचना करनी चाहिए, चीन में जो हो रहा है, रशिया में जो हो रहा है उस पर भी, और महिलाओं के हक पे उस पर भी, उन पर भी सवाल करने चाहिए, जो वो नहीं होता है CPI-ML में। आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए ये देखिए कविता जी का जो भी है सवाल, वो CPI-ML पार्टी का अंदरूनी सवाल, तो वो उनके पार्टी के अंदरूनी ये मामला है जिसके अंदर हम दखल करना नहीं चाहते, और हम नहीं चाहते कि कोई हमारी पार्टी के अंदरूनी मामलों में दखल करे। जो भी है वो पार्टी उनको जवाब जो देगी, और उनके जो सवालें जो उठी वो उस पार्टी में चर्चाएं होगी उसके बारे में। बिल्कुल येचुरी जी, आपने हमारे साथ जुड़े और हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समय ही बताएगा आगे। येचुरी जी का कहना है कि विपक्ष का कौन सा नेता ताकतवर होकर आगे निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देश की बात में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में सभी गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने का फैसला लिया है। इस फैसले को लेकर दिल्ली में मदरसों के संचालकों की अहम मीटिंग हुई, जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी भी शामिल हुए। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। क्या है ये फैसले, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें दिल्ली के जमीयत उलेमा हिंद के दफ्तर की हैं, जहां यूपी के 150 से ज्यादा मदरसा संचालकों की बैठक हुई। मुद्दा था यूपी में गैर सरकारी प्राप्त मदरसों का सर्वे। बैठक में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये सर्वे मदरसों पर बुलडोजर चलाने के लिए किया जा रहा है। सरकार की मंशा खराब है और सरकार जानबूझकर मुसलमानों का नाम खराब करना चाहती है। इस बैठक में 3 बातें तय की गई हैं। सर्वे से पहले यूपी सरकार के साथ बैठक की जाएगी। एक समिति बनाई जाएगी जिसमें जमीयत की ओर से मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी शामिल होंगे। आम जनता को समझाया जाएगा कि मदरसे देश की संपत्ति हैं, ना कि कोई बोझ। मदरसों का किरदार देश की आजादी से लेकर आज तक अहम रहा है। अपनी तरफ से एक दरखास्त, एक एप्लीकेशन कि हमें टाइम दिया जाए, हम मिलने के लिए तैयार हैं कंसर्न अथॉरिटीज से और लोगों से। हम ये कह रहे हैं किसी भी सही, कितना भी सही काम हो, उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की, और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश रहना चाहिए, बात करनी चाहिए। उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो तरीका गलत है। उस तरीके पर जो सरकार के उस पर क्या देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है, तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना। यूपी सरकार ने पिछले हफ्ते यूपी के लगभग 16,000 से ज्यादा गैर सरकारी मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया था। हर जिले की सर्वे टीम में SDM, बेसिक शिक्षा अधिकारी और अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे। ये सर्वे 5 अक्टूबर तक खत्म कर 25 अक्टूबर तक इसकी रिपोर्ट शासन को लखनऊ भेजी जाएगी। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि राज्य में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसों के अलावा अलग अलग जिलों में कई ऐसे मदरसे चल रहे हैं जिन्हें बोर्ड से मान्यता नहीं है। ऐसे में उनका डेटा सरकार के पास होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को सही तालीम मिल भी पा रही है या नहीं। इसके अलावा ये भी देखा जाना चाहिए कि वहाँ कैसी सुविधाएं हैं। यूपी सरकार के इस फैसले को सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मिनी CAA बताया है। सबसे बड़ा सवाल जो मुस्लिम मौलाना और जमीयत उलेमा हिंद के लोग उठा रहे हैं वो ये है कि अगर मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है तो दूसरे धर्मों की जहां पर शिक्षा दी जाती है वहां पर भी
सर्वे कराया जाए। अगर कानून मुसलमानों के लिए है तो वही कानून हिंदुओं, सिख और ईसाइयों के लिए भी होना चाहिए। नई दिल्ली में सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में आगे है रेलवे की नाक के नीचे ही रेलवे में नौकरी का घोटाला। तो देश की बात में बात अब रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर एक ऐसी ठगी की जो पैसे लेकर टीटीई का ना सिर्फ आई कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर देते थे बल्कि रेलवे स्टेशन और ट्रेन में टीटीई की ट्रेनिंग तक देते थे ताकि बेरोजगारों से मोटी रकम वसूली जा सके। रेलवे में नौकरी के नाम पर कैसे नौजवानों को फंसाते थे, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए सुखदेव और संदीप रेलवे में टीटीई भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। संदीप बेरोजगारों को अपने जाल में फंसाता, फिर सुखदेव फर्जी आई कार्ड मुहैया कराता, जबकि पकड़े गए दो और लोग इन बेरोजगारों को डीआरएम ऑफिस ले जाकर फर्जी फॉर्म भरवाते और रेलवे अस्पताल में इनका मेडिकल करवाते ताकि बेरोजगारों को टीटीई बनने का पूरा भरोसा हो जाए। सुखदेव जो होशियारपुर का रहने वाला है और यहाँ दिल्ली में सीलमपुर में रहता है, उसको हमने मॉडल टाउन गाजियाबाद से एक होटल से जहाँ वो छुपा हुआ था वहाँ से पकड़ा है। उसका साथी संदीप सोदाना है जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रहता है, उसको भी हमने इस गैंग में शामिल होने की वजह से पकड़ा है। खास बात यह है कि चीट किए गए पैसे से इन्होंने मर्सिडीज और BMW भी खरीद रखी है, जो कि हमने इस केस में सीज किया है और उसको हम चीटेड मनी से लिंक कर रहे हैं। इनके अलावा दो लोग जिनका रेलवे के ऑफिसेज या हॉस्पिटल्स में आना जाना था, उनको भी अरेस्ट किया है। दीपक जो डीआरएम ऑफिस में पंप ऑपरेटर है, वो लोगों को डीआरएम ऑफिस में ले जाता था, अंदर तक घुमा के लाता था और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करवाता था, जिससे ये लगे कि रेलवे ऑफिसेज में उनके डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं। राहुल, जिसका मामा रेलवे हॉस्पिटल चेम्सफोर्ड रोड पे एम्बुलेंस का ड्राइवर है, वो उनको हॉस्पिटल में ले जाता था और सेक्लूडेड रूम्स या बाथरूम में उनके फिजिकल एग्जामिनेशन के नाम पे और ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के नाम पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता था। दरअसल कुछ दिन पहले टीटीई की यूनिफॉर्म पहने कुछ युवक कानपुर शताब्दी में टिकट चेक करते मिले। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास फर्जी आई कार्ड पाए गए। इन युवकों से पूछताछ के आधार पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक फर्जी ट्रेनर भी मिला। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनको टीटी बनाया गया था और इनको ट्रेनिंग में ट्रेन्स में ऑपरेट करने के लिए भेजा जाता था, जहां ये पैसेंजर्स के टिकट चेक करते थे। और कानपुर शताब्दी में एक इस तरह का फेक टीटी हमें मिला था, जिससे वेरीफाई करने पे पता चला कि वो रेलवे में नौकरी करता है, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो फर्जी पाए गए और वहां से इसकी पूरी शुरुआत हुई, जहां पे 5 फेक टीटी हमने अरेस्ट किए। 6 लोगों को हमने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, जिनके पास इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो उनको नोटिस देके हमने छोड़ा है। लेकिन हम लोग अपना पूरा प्रयास जारी रख रहे थे जो मास्टरमाइंड हैं उनको पकड़ने के लिए। जरा सोचिए, रेलवे की नाक के ठीक नीचे ये गैंग इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा था। ये जो सुखदेव हैं, ये चूंकि चुनाव सीलमपुर से लड़ चुके थे तो काफ़ी कर्जे में डूबे थे, तो इसी के चलते इन्होंने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर फ्रॉड करना शुरू हुआ। और जो इनके बगल में संदीप बैठा हुआ है, वो होशियारपुर का रहने वाला है और वो पहले भी प्लेसमेंट कंपनियों में काम कर चुका है। तो इसी के चलते इन दोनों ही लोगों ने ये पूरा जो रेलवे में फर्जी भर्ती करने का जो रैकेट है उसको संचालित करना शुरू कर दिया था। नौकरी दिलाने के नाम पर इन लोगों ने कई नौजवानों से लाखों रुपए वसूले हैं। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं हम बेरोजगारी की। देश के 7 राज्यों में बेरोजगारी दर इस साल अगस्त महीने में 12% से ऊपर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ये ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया है।
सीएमआई के मुताबिक इस साल अगस्त महीने में देश में बेरोजगारी दर पिछले एक साल में सबसे ज्यादा ऊंचे स्तर पर है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी का संकट बड़ा हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारी पर अपनी ताजा रिपोर्ट में आगाह किया है कि देश में इस साल अगस्त में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.28% पर पहुंच गई, जो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा है। जुलाई में महंगाई दर सिर्फ 6.83% रिकॉर्ड की गई थी। अगस्त महीने में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 9.57% शहरी इलाकों में दर्ज की गई, जबकि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 7.68% रही। इसका मूल कारण ये है कि भारत में जितनी रोजगार के अवसर होने थे, ज्यादा होने थे अगस्त में, उतने नहीं हुए। हालांकि रोजगार कम ही हुआ। अगस्त में जुलाई के मुकाबले 40 लाख से ज्यादा श्रम बल बढ़ गया था, लेकिन इन 40 लाख लोगों को नौकरी मिलने के बजाय 25 लाख नौकरियां कम हो गई। तो रोजगार के अवसर कम हो गए, इसीलिए बेरोजगारी का दर बढ़ गया। राज्यों में बेरोजगारी का संकट बढ़ रहा है। बेरोजगारी की दर हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। सीएमआई के मुताबिक अगस्त में हरियाणा में बेरोजगारी दर 37.3% रिकॉर्ड की गई। इस दौरान जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 32.8% रही, जबकि राजस्थान में बेरोजगारी दर 31.4% के ऊंचे स्तर पर रिकॉर्ड की गई। कुल 7 राज्यों में बेरोजगारी दर 12% से ज्यादा रही, जो एक बढ़ते संकट की तरफ इशारा करता है। ये समस्या दोनों ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुई और शहरी क्षेत्रों में भी। इसी कारण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर बढ़ गई। तो श्रम बल बढ़ गया, लेकिन रोजगार के अवसर कम हो गए, इसीलिए बेरोजगारी की दर अगस्त में बढ़ गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आकलन के मुताबिक इस साल फरवरी के बाद करीब 6 महीने तक देश में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट दर्ज हुई थी और जुलाई महीने में बेरोजगारी दर गिरकर 6.83% तक पहुंच गई थी। लेकिन अगस्त के ये ताजा आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी के मोर्चे पर एक बार फिर चुनौती बड़ी हो रही है। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात पंजाब की। पंजाब सरकार की आटा दाल स्कीम का पंजाब के कुछ लोग किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, इसकी मिसाल देखने को मिली जब होशियारपुर नंबर की मर्सिडीज गाड़ी में एक शख्स पंजाब सरकार की गेहूं का फायदा लेते नजर आया, जिसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। जबकि पंजाब में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो आज भी सरकार की इस स्कीम से वंचित हैं। गाड़ी होशियारपुर से है, लेकिन इसके मालिक की पहचान नहीं हुई है। आम डिपो होल्डर के मुताबिक वो सरकार की हिदायत का पालना करते हैं। सर्वे विभाग का काम है कि समय समय पर उनको लोगों की जांच करनी चाहिए, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। सर इस तरह है कि ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਆ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ, ਕੀ ਬਣੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ। और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 30 जगह किस तरह से पड़ रही हैं आबकारी नीति को लेकर रेड्स, और साथ ही बेंगलुरु का हाल भी दिखाएंगे, किस तरह से जूझ रहा है बारिश के बाद बेहाली से। तो दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी 2021-22 में कथित घोटाले के मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर 30 जगहों पर छापेमारी की है।
ये छापेमारी शराब कारोबारियों, बिचौलियों और पूर्व आबकारी अफसरों के यहाँ हुई हैं। हालांकि इस केस के मुख्य आरोपी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहाँ आज ईडी के अधिकारी नहीं गए। इस मामले में ईडी ने दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ और गुरुग्राम में 30 जगहों पर छापे मारे। बात कर्नाटक की। कर्नाटक सरकार की माने तो पिछले 42 सालों में इस साल 5 दिनों में ही रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। हालात इतने बिगड़े कि आईटी सिटी में ट्रैक्टर्स लोगों का सहारा बन गए हैं। सुबह से ही ऐसी तस्वीरें आ रही थी किस तरह से ट्रैक्टर्स के जरिए लोग अपने ऑफिस पहुंचे। अब सरकार कह रही है कि अतिक्रमण हटाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है और युद्ध स्तर पर अतिक्रमण हटाने का काम अब बेंगलुरु में चल रहा है। और देश की बात में बात अब करेंगे अपने स्वास्थ्य की। दिल का दौरा पड़ने के मामले क्या बढ़ रहे हैं? डॉक्टर से बात करते अचानक हार्ट अटैक की एक तस्वीर महाराष्ट्र से वायरल हो रही है। कई अस्पताल बताते हैं कि अचानक हार्ट अटैक वाले मरीज 50% बढ़े हैं। बीएमसी से मिला एक आरटीआई का जवाब बताता है कि 2021 में मुंबई में हार्ट अटैक से हर दिन औसतन करीब 100 मौतें हुई, कोविड से कहीं ज्यादा। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर की हैं। डॉक्टर के सामने बैठे मरीज को अचानक दिल का दौरा पड़ा, फौरन इलाज मिला और जान बच गई। लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। राम यादव और शहनवाज दोनों की उम्र करीब 50 साल है। हार्ट की समस्या पहले कभी नहीं थी, लेकिन अचानक इतनी बढ़ी कि मुंबई के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हाल के दिनों में साइलेंट किलर बने हार्ट अटैक के मरीज अस्पतालों में 50% से ज्यादा बढ़े हैं। हार्ट की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत से पेशेंट जो है वो सीने में दर्द के साथ रूटीन ओपीडी में भी उनका स्टेप अप बहुत बढ़ गया है। हार्ट के मरीजों की जो ईसीजी देख रहे हैं हम लोग, 2D को कर रहे हैं, उसमें बहुत से लोगों को ऐसा दिख रहा है कि हार्ट की पंपिंग कम हुई या हार्ट अटैक के माइनर अटैक आपके गए हैं। ऐसे ईसीजी में बदलाव देख रहे हैं। दिन भर में मैं कम से कम 20 से 25 ओपीडी में पेशेंट देखता हूँ। आईसीयू में या वार्ड में जाके एडमिट पेशेंट देखते हैं हम लोग। इसमें दिख रहा है कि डेफिनेटली इसका इंसिडेंस बढ़ा हुआ है। मुंबई के अस्पताल बताते हैं कि 30 साल से कम उम्र के युवाओं और महिलाओं में भी हार्ट अटैक की समस्या काफी बढ़ी है। हमारे यंग पेशेंट्स तो बहुत बार 30 साल की उम्र में भी मैसिव हार्ट अटैक के आ जाते हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि पेशेंट या तो घर में ही खत्म हो जाता है या जब तक वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है उसकी हार्ट की हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि बहुत पेशेंट्स में हम लोग कोई मदद नहीं कर पाते। आज ये भी देखा जा रहा है कि महिलाओं में ये बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी है। आज से 25-30 साल पहले जब मैं प्रैक्टिस में था, यंग था, उन दिनों हार्डली 10% बाईपास के पेशेंट्स महिलाएं हुआ करती थी, पर आज ये आंकड़ा लगभग 20 से लेकर 28% तक बढ़ चुका है। कुछ दिन पहले एक हैरान करने वाला आंकड़ा भी सामने आया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना से ज्यादा जान हार्ट अटैक ने ली है। आरटीआई एक्टिविस्ट चेतन कोठारी को मिले बीएमसी के जवाब में बताया गया कि मुंबई में बीते साल जनवरी से जून तक सिर्फ 6 महीने में हार्ट अटैक से 17,880 लोगों की जान चली गई थी। यानी हर दिन करीब 100 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो गई। 2020 की तुलना में 3 गुना ज्यादा। जबकि इसी दौरान 2021 में कोरोना से 10,289 लोगों की जान गई थी। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो केंद्र सरकार राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ रखने जा रही है। शिक्षक दिवस के दिन मोदी सरकार ने फैसला लिया है, राजपथ से लेकर सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम कर्तव्य पथ होगा।
रायसीना हिल से इंडिया गेट तक का ये इलाका दिल्ली का सबसे खूबसूरत इलाका ही नहीं, ऐतिहासिक भी है। महीनों से यहाँ काम चल रहा था, अब इलाके का नाम भी बदला जा रहा है। प्रक्रिया तो सीपीडब्ल्यूडी को जो भी कुछ करना है और आज प्रस्ताव पास हो जाएगा, प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे तो निश्चित रूप से ऑटोमेटिकली वो नाम बदल ही जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी तब तक। और एनडीएमसी इज गवर्न बाय होम मिनिस्ट्री, तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पर विचार करके हम उसको कल भेज देंगे। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल विस्ता इस सप्ताह के अंत में आम लोगों के लिए खुल जाएगा। ये तस्वीरें खूबसूरती को खुद बयां करती हैं। ग्रीन कवर को और ज्यादा सुंदर बनाया गया है और 101 एकड़ में लॉन को नए सिरे से तैयार किया गया है। इसमें अलग अलग तरह से घास लगाई गई है। इसके अलावा पानी निकासी की भी बेहतर व्यवस्था की गई है। जामुन के पुराने पेड़ों को संरक्षित किया गया है और 140 नए पेड़ भी लगाए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच बगीचों और राजपथ के किनारे 900 से अधिक लाइट के खंभे हैं। इसका मकसद 24 घंटे पैदल चलने वालों के लिए रोशनी का इंतजाम करना है। 19 एकड़ में नहर के इलाकों को फिर से विकसित किया गया है और करीब 16 पुल वाटर बॉडीज के ऊपर बनाए गए हैं। पूरे क्षेत्र में 300 सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। कुल 64 महिला शौचालयों और 32 पुरुष शौचालयों के साथ शारीरिक तौर पर विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए भी 10 शौचालय बनाए गए हैं। अलग अलग स्थानों पर बिक्री प्लाजा बनाए गए हैं। 4 अंडरपास भी बनाए गए हैं ताकि भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक को आसानी से पैदल पार किया जा सके। यही नहीं, गणतंत्र दिवस की भव्य और गौरवशाली परेड के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि हर साल परेड के समय होने वाले बदलावों से बचा जा सके। भारत के आजाद होने से पहले ये जो सड़क है राष्ट्रपति भवन से जो सीधी इंडिया गेट तक जाती है उसे किंग्सवे के नाम से जाना जाता था, यानी राजाओं की सड़क। भारत को जब आज़ादी मिली उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका हिंदी रूपांतर करते हुए इसको राजपथ का नाम दे दिया। अब 2022 में जब भारत अपनी आज़ादी के 75 साल मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है कि राजपथ का नाम अब से कर्तव्य पथ से जाना जाएगा। फिलहाल राजपथ से कैमरा पर्सन राकेश के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।